तो हेलो मेरे यार, आई एम सुप्रीम के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि सभी लोग येफेन को घेर के चारों तरफ से यंग मास्टर कह के पुकार रहे होते हैं, बट येफेन की ओर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होता है। और लियन भी इन सारी चीज़ों को दूर से देख रहा होता है येफेन की ओर, और वह अपने मन में कहता है क्या ऐसा हो सकता है, लेकिन इसका कोई कारण नहीं बन रहा है। क्या इसके पास वह चीज़ सचमुच में है? और लियन ने वापस से अपने उस स्केलेटन कवच को ले लिया होता है। और इधर हम देखते हैं ये सभी बंदे घबरा चुके होते हैं और यंग मास्टर कह रहे होते हैं। तभी इसके पीछे जो फेंग होता है वह खड़ा होता है और वह कहता है कि आखिरकार नोक आर्क का जहाज कहाँ गया? क्या यह सचमुच में इसके अंदर समाहित हो गया है? उस नोक आर्क को इस बच्चे ने अपने पास ले लिया है। और हम देखते हैं सुनकर जो ताऊ गुआन होता है वह कहता है तुम जल्दी से पीछे हटो, आखिरकार तुम यंग मास्टर के इतने करीब क्यों आ रहे हो? और हम देखते हैं बहुत ही तेजी के साथ वे सभी लोग येफिन की ओर हमला करते हुए कहते हैं कि हमें यंग मास्टर की रक्षा करनी होगी, इस बंदे को पीछे हटाओ यहाँ से। और हम देखते हैं जो फेंग होता है वह अपने एक ही हाथ से इन सभी के अटैक को झेल रहा होता है और वह कहता है कि तुम सभी आखिरकार इतना परेशान क्यों हो रहे हो? या बस एक डिवाइन आर्टिफैक्ट है? क्या आपको अपने मास्टर की कोई चिंता नहीं है? मैं तो बस उसका देखभाल कर रहा हूँ कि आखिरकार उसके साथ क्या प्रॉब्लम हुई है। और जो फेंग होता है वह तभी अपने वेपन को जोर से घुमाता है और इन सभी बंदों को पीछे की ओर हटा देता है, क्योंकि ये सुप्रीम लेवल पे है और ये सॉवरेन लेवल पर है। और उन सभी को पीछे की ओर हटाते हुए कहता है कि तुम्हें तो मेरा धन्यवाद देना चाहिए, आखिरकार मैं तुम्हारे यंग मास्टर की जांच कर रहा हूँ। और लेकिन हम देखते जो ताऊ गुआन होता है वह येफेन को पकड़कर फट से वहाँ से दूर की ओर भाग रहा होता है, बट जो फेंग होता है वह तुरंत ही ताऊ गुआन के पीछे पहुँच जाता है और कहता है कि उस बच्चे को मुझे सौंप दो, उसे मेरे हवाले कर दो। और हम देखते हैं जो फेंग होता है वह अपने वेपन के साथ सीधे ताऊ गुआन के सर को उड़ाने वाला होता है और कहता है नहीं तो तुम मौत का सामना करोगे। बट हम देखते हैं उसके वेपन को ताऊ गुआन तक पहुंचने से पहले ही लाल दाढ़ी वहां पर पहुंच जाता है और अपने डंटे से उस फेंग के गर्दन को पकड़कर अपनी ओर खींचने लगता है और उसके अटैक को ताऊ गुआन तक पहुंचने से रोक देता है। और हम देखते हैं ताऊ गुआन भी बहुत ही घबरा चुका होता है, क्योंकि उसका गर्दन जो होता है वह अभी उड़ने वाला होता है। और दूसरी ओर लाल दाढ़ी जो होता है वह अपने आप के बॉडी से पूरी एनर्जी निकाल रहा होता है उसे रोकने के लिए, मानो जैसे वह खुद को सेल्फ डिस्ट्रॉय करने वाला हो। और वह कहता है कि तुम यंग मास्टर को यहाँ से लेकर तुरंत निकलो, उन्होंने हम पर भरोसा कर ये सारे चीजें की हैं। और जो ताऊ गुआन होता है चिल्लाकर कहता है एल्डर बिल्कुल भी ऐसा मत करो तुम। और जो फेंग होता है वह कहता है डैम इट, मुझे जाने दो यहाँ से। और हम देखते हैं वहाँ पर एक जोरदार धमाका होती है, चारों ओर पूरी तरह से एनर्जी फैल चुकी होती है, लगता है लाल दाढ़ी ने खुद को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर लिया है। ये सब कुछ देखकर ताऊ गुआन जो होता है वह कहता है एल्डर तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। और हम देखते हैं वह धुएं में वहाँ पर ढक चुका होता है, खांस रहा होता है और बार बार एल्डर का नाम ले रहा होता है। तभी हम देखते हैं जो फेंग होता है वह अभी तक भी मरा नहीं होता है, वह लाल दाढ़ी के डिस्ट्रक्शन पावर से भी बच चुका होता है और वो बाहर की ओर आते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि उसे मुझे सौंप दो या फिर तुम मौत का सामना करोगे। और हम देखते हैं वह बहुत ही जोरदार सीधे ताऊ गुआन की ओर अटैक करता है और उसे से एक हिस्से में मतलब मानो जैसे काट दिया होता है, इस तरीके से स्लेश चलाता है। बट ताऊ गुआन ने येफेन को दूसरी ओर हटा दिया होता है, फेंक दिया होता है। और हम देखते हैं ये सारे सीन को जो लियन होता है वह दूर से गुस्से भरे नजरों के साथ देख रहा होता है ऐसा होते हुए। और हम देखते हैं यहाँ पर जो फेंग होता है वह येफेन के बॉडी को पकड़ लेता है और कहता है क्या कोई समझा सकता है आखिरकार इस बच्चे के साथ यहाँ पर क्या हुआ है, आखिरकार इसके साथ क्या चल रहा है? इसने नोक आर्क को यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लिया या फिर यह खुद ही वह चीज़ बन चुका है? तभी हम लियन को देखते हैं जो वहाँ पर कोलोड्रोन वाले एरिया में खड़ा होता है, वह वहाँ से भी फिलहाल के लिए बाहर नहीं निकल सकता है। तो वह कहता है कि आखिरकार तुम इतना जानने के लिए एक्साइटेड क्यों हो रहे हो? और हम देखते हैं वह घूर कर उसे देखते हुए अरे बहुत ही डेंजर डार्क लुक देते हुए कहता है कि तुम कमीने, आखिरकार तुमने स्वयं को यहाँ पर समझ क्या रखा है? आखिरकार तुम क्या करने की प्रयास कर रहे हो उसके साथ कुछ बुरा करने के बारे में सोचना भी मत। और हम देखते हैं सुनकर जो फेंग होता है वह बहुत ही हैरान होता है कि बच्चा मुझे धमकी दे रहा है। और वह उससे कहता है कि बच्चे अगर तुम में हिम्मत है तो उस जगह से बाहर की ओर आओ और मुझसे टकराओ, तब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली पावर क्या होती है और मैं तुम्हें कुचल दूंगा। और हम देखते हैं सुनकर जो लियन होता है वह अपने मन में सोच रहा होता है कि जैसा कि मुझे उम्मीद था वह मेरे इस पर्पल ऑरे से डर रहा है, लेकिन वह पूरी तरह से सावधान भी है और मैं इस स्थिति में अपने इस कोलोड्रोन वाले एरिया को छोड़कर जा भी नहीं सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से बाहर भी चला जाऊँ तो मुझे पता नहीं कि आखिर मैं उससे किस तरीके से निपटूंगा। तभी हम देखते हैं जो लिटिल किंग होता है वह वहाँ पर इन दोनों के सामने की ओर आते हुए कहता है कि लियन ने जो कहा वह बिल्कुल सही है, आखिरकार तुम इस समय क्या करने की सोच रहे हो? वह नोक आर्क है, आखिरकार तुम उसके साथ क्या करना चाहते हो? तुम उसे यहाँ से बिल्कुल लेके नहीं जा सकते हो। यह सुनकर जो फेंग होता है वह अपने मन में कहता है कि यह जगह बहुत ही अजीब है, अगर मेरी पावर यहाँ पर दोबारा किसी तरह से सप्रेस होती है जैसे पहले हुई थी अचानक इन लोगों की पावर, अगर ऐसा कोई भी सिचुएशन या कोई घटना होता है तो मैं यहाँ पर अपनी जान को तुरंत गवा दूंगा अगर मैं उस एरिया के अंदर जाता हूँ जहाँ लियन खड़ा है वहाँ पे। तो और हम देखते हैं तभी लिटिल किंग इससे कहता है क्या हुआ, तुम इतने झिझक क्यों रहे हो? तुम उस बच्चे का सामना करने के बारे में भी नहीं सोच पा रहे हो और तुम यहाँ पर नोक आर्क को कब्जा करने की दावा करते हो। और हम देखते हैं सुनकर जो फेंग होता है वह बहुत ही गुस्से में कहता है कि आखिरकार तुम मुझे इस चीज़ के लिए सलाह क्यों दे रहे हो? मुझे
मुझे उकसा क्यों रहे हो उस ओर भेजने की? ऐसी बात है तो तुम खुद ही क्यों नहीं जाते हो? यह सुनकर लिटिल किंग कहता है कि फेंगी, दूसरे लोग तुमसे डर सकते हैं लेकिन मैं नहीं। तुमने आखिरकार मुझे समझ कर क्या रखा है? और हम देखते हैं कि जो लिटिल किंग होता है अपने हाथों में थोड़ी सी एनर्जी लाता है, इलेक्ट्रिक पावर को अपनी, और कहता है कि चूंकि तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है तो पहले मैं इसे ट्राई करके देखने वाला हूँ। और वह अपनी उस थंडर एनर्जी को येफेन की ओर भेज देता है और एक नाम लेता है कि स्टेप एसिड, मतलब कि किसी तरह की एनर्जी का कोई ड्रॉप उसकी ओर भेजा होता है जो कि सीधे येफेन की बॉडी में जाकर एब्जॉर्ब हो जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं वहाँ एक रिएक्शन फैलने लगती है, उसके बॉडी के चारों ओर थंडर एनर्जी फैल चुकी होती है, जिसे वे लोग सभी लोग ध्यान से देख रहे होते हैं कि आखिर क्या रिएक्शन होता है। बट उनके काफ़ी देर देखने के बावजूद भी कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। और लियन उन चीज़ों को देखकर अपने मन में कहता है कि वह जो बिजली का गोला लिटिल किंग ने इसकी ओर भेजा था उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी थी, बट जबकि वह काफ़ी छोटी साइज की थी लेकिन इसके बावजूद भी उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी थी। फिर भी इतने शक्तिशाली प्रहार के बावजूद येफेन के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ, उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ जैसा कि मैंने सोचा था। यह एक गोल्डन बॉडी है। और हम तभी देखते हैं जो लिटिल किंग होता है उसके और भी सामने जाता है और कहता है कि क्या वह सचमुच में मर चुका है, लेकिन उसके शरीर से जो एनर्जी है वह भरपूर मात्रा में मुझे फील हो रही है, वह बिल्कुल भी मृत्यु की राह पर तो नहीं है। यह सुनकर फैंग कहता है क्या मौत, या क्या मर चुका है? और जो लिटिल किंग होता है वह धीरे से जाकर येफेन को छूने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे छू पाता उससे पहले ही येफेन की बॉडी से एक बहुत ही खतरनाक लाइटिंग एनर्जी निकलती है, जिसे ये लोग बहुत ही मुश्किल से सर्वाइव कर पाते हैं, मतलब उसे रोक पाते हैं, उससे बच पाते हैं। और उस एनर्जी को देखकर लिटिल किंग भी हैरान होता है। और जो येफेन की बॉडी होती है वह बिल्कुल शांति से वहीं पर खड़ी होती है। और इन सारे सिचुएशनों को होते हुए देखकर तभी लियन चिल्लाकर कहता है कि वह इमोर्टल गोल्डन बॉडी है, यह वास्तव में इमोर्टल गोल्डन बॉडी है, मैं इसके लिए अब श्योर हूँ। यह सुनकर वे सभी लोग लियन की ओर देखने लगते हैं। और लिटिल किंग कहता है कि क्या इमोर्टल गोल्डन बॉडी? फैंग कहता है इसके बारे में आखिरकार तुम और क्या जानते हो? इमोर्टल गोल्डन बॉडी कहने से तुम्हारा क्या मतलब है? आखिरकार क्या हम इसे मार नहीं सकते हैं? क्या तुम्हारा यह कहना है? लियन कहता है कि नहीं, इमोर्टल गोल्डन बॉडी जो है वह इमोर्टल नहीं है, बस इसका मतलब यह है कि हम अभी उस काबिल नहीं है कि उसे तोड़ सकें या फिर उसके साथ कुछ कर सकें। क्या आप सभी चांग के बारे में जानते हैं, जो कि एक हेवनली तानाशाह था, मतलब कि जिसे एक टाइटल भी दिया गया था, टाइटन ऑफ हेवनली मैन। और हम देखते हैं इस बात को सुनकर वे सभी लोग हैरान होते हैं और कहते हैं कि क्या टाइटन हेवनली मार्शल सोवरेन चांग, आखिरकार उनके पास इमोर्टल गोल्डन बॉडी था, है ना? और ये सुनकर फैंग कहता है कि चांग, वह उसके पास इमोर्टल गोल्डन बॉडी था, क्या वह बॉडी अब इसके पास भी है? और हम दूसरी ओर देखते हैं जो टेंगजी होता है वह अपने चेहरे को खींचते हुए कहता है कि यह कैसे संभव हो सकता है? उस बच्चे के पास ना कि केवल 9 आंख है बल्कि एक इमोर्टल गोल्डन बॉडी भी है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये चीज़ें मेरे साथ ही क्यों होनी थी? और हम देखते हैं जो फैंग होता है वह लियन से कहता है क्या आप इसके लिए श्योर हैं कि इसके पास गोल्डन हेवनली बॉडी है? लियन कहता है कि यह वास्तव में इमोर्टल गोल्डन बॉडी है, लेकिन जो कांग के पास था उसकी तुलना में बहुत ही लो लेवल का यह बॉडी है। यह सुनकर वह अपने मन में कह रहा होता है फैंग, आखिरकार चांगोंग की तुलना में बहुत ही लो लेवल की बॉडी, आखिर यहाँ पर किस तरीके की बकवासें हो रही हैं? और वह गुस्सा हो चुका होता है इन चीज़ों को सुनकर, और वह अपने पास से अपने वेपन के एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है कि इमोर्टल गोल्डन बॉडी हो या फिर कोई और चीज़, आपने कहा कि इसकी तोड़ने की शक्ति हमारे पास नहीं है, मैं इसे जरूर ट्राई करके देखना चाहूँगा। और वह अपने टेक्निक का नाम लेता है कि 5 एलिमेंट स्केयर्ड क्लाव, मतलब कि पंच। और हम देखते हैं उस वेपन की एनर्जी को लेकर सीधे वह येफेन की ओर बढ़ते हुए कहता है कि जरा मैं भी देखूं कि यह गोल्डन बॉडी कैसे नहीं टूटती है। और हम देखते हैं वह दोनों आपस में टकराने वाले होते हैं, लेकिन तभी लियन अपने उस पर्पल एनर्जी वाले एरिया से बाहर की ओर निकलते हुए कहता है कि इनफ, यह बहुत हो चुका है, अगर तुमने उसे छुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और हम तभी देखते हैं कि लियन के बगल से एक थंडर एनर्जी होकर निकलती है जो लिटिल किंग ने की होती है। और यह देखकर जो लियन होता है वह कहता है आखिरकार लिटिल किंग तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? और लिटिल किंग उससे कहता है कि भले ही वह मैं ना हूँ लेकिन कोई और तुम्हें रास्ते में ही रोक लेगा, मैं आपका एक एहसानमंद व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं इसे चुकाना चाहता हूँ और मैं पूरी तरह से अपनी ओर से कोशिश करूंगा कि वह येफेन के द्वारा जिंदा छोड़ दिया जाए, उसकी जान कम से कम बच जाए, इसकी मैं कोशिश कर सकता हूँ। यह सुनकर लियन कहता है तेरी तो, और उसे वहाँ से पंच मारकर हटाते हुए कहता है कि भाड़ में जाए तुम्हारा एहसान, मुझे नहीं चाहिए ऐसा एहसान जो तुम मुझ पर चुका सको। और हम देखते जो लिटिल किंग होता है वह भी हैरान हो चुका होता है और वह पीछे की ओर धकल कर जाता है। तभी लियन के पीछे में दिखाया जाता है कि वहाँ पर उसके पीछे का जो स्पेस होता है उसमें क्रैक आ रही होती है और वो दरार जो होती है वह बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बड़ी होने लगती है, और जिसकी वजह से सभी लोगों का ध्यान उस ओर जाने लगता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर जो दरार होती है वह इस ओर भी फटी होती है जहाँ पर डिमोनिक मैन होता है, और उसके पास से जो विंड एनर्जी होती है वहाँ पर बर्फीली तूफान वह निकल रही होती है, जिसे देखकर उसका साथी कहता है कि बड़े भाई ये हवाएं बहुत ही अजीब लग रही है, मुझे बहुत ही अजीब फील दे रही हैं। और हम देखते हैं कि वह सभी लोग उसी हवा की ओर देख रही होती है, लेकिन एक हवा का झोंका आता है और उस डिमोनिक मैन के साथी को तुरंत ही वहीं पर जमा देता है। और हम देखते हैं उसकी बॉडी जमने के साथ ही वहाँ पर टूट चुकी होती है बर्फ
में और चूर चूर हो जाती है। यह देखकर डिमोनिक मैन काफ़ी हैरान हो जाता है, घबरा जाता है। वो अपने मन में कहता है कि न केवल उसका शरीर यहाँ जम गया बल्कि उसकी सोल भी यहाँ से गायब हो चुकी है। यहाँ तक कि ऐसी जमा देने वाली बर्फीली तूफान जो सोल को भी डिस्ट्रॉय कर दे, आखिरकार इस दुनिया में चल क्या रहा है। और हम देखते हैं वह जो स्पेस की एरिया होती है वह और भी बड़ी मात्रा में वहाँ पर क्रैक होते जा रही होती है। यह देखकर लिटिल किंग घबरा जाता है, कहता है आखिरकार क्या हो रहा है, यहाँ पर ये चीज़ें टूट रही हैं क्या, नो कार के जहाज में किसी भी प्रकार की खराबी है। और स्पेस का एरिया जो होता है वो भी क्रैक होते जा रहा होता है और वह बड़ी मात्रा में विंड एनर्जी निकलती जा रही होती है, बर्फीली तूफान जिसकी और सभी लोग हैरानी के साथ देख रहे होते हैं और उससे बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी जो लियन होता है वह उस बर्फीले तूफान से बचने की कोशिश करते हुए कहता है कि यह बहुत ही बुरा है, यह जो शीत ऋतु का नियम है यह बहुत ही विनाशकारी मतलब कि डिस्ट्रक्शन स्टेज पर पहुंच चुका है और वह यहाँ से उस ओर से यहाँ की ओर पहुंच चुका है। और नीचे राइटर भी कहता है द डेथ डिसेंड्स, इट मीन्स कि मृत्यु उतर रही है इन लोगों की ओर, इन्हें मृत्यु ने उतरते हुए नजर आ रही है। और इसी सीन के साथ यहाँ पर यह चैप्टर कंप्लीट होता है। सो लाइक शेयर कमेंट एंड support।